नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे भारत के संविधान के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो शुरू करने से पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो पॉइंट है वो है प्रीएम्बल के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रीएम्बल इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्स फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। जी हाँ, प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि एक्सप्लेन करता है कि जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर है क्या। फॉर एग्जाम्पल के जैसे आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो कि बिना स्टेटमेंट के, अगर बिना हेडिंग के कोई आर्टिकल आप पढ़ोगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा कि उसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है या किस मोटिव से वो आर्टिकल छापा गया है। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको एक हेडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हेडिंग बेसिकली लॉ की टर्म के अंदर प्रीएम्बल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन टर्म प्रीएम्बलस। जी हाँ, ये एक लैटिन वर्ड से उठाया गया है जो कि प्रीएम्बलस कहलाता है। इट वॉज अडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अडोप्ट किया गया। एंड नेक्स्ट वन इज द आइडियल बिहाइंड द प्रीएम्बल टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वर लेट डाउन बाय जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, जो आइडियल थे, इसके प्रीएम्बल के जो आइडियल थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने adopted by the Constitution Assembly on January 22, 1947। जी हाँ, जिन्होंने 22 जनवरी 1947 को सबसे पहले प्रीएम्बल के बारे में बताया, जो कि इस चीज़ को सबके सामने जो लेकर आए थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अमेंडमेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल के बारे में। जी हाँ, प्रीएम्बल के अंदर क्या अमेंडमेंट्स किए गए थे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। आफ्टर द जजमेंट ऑफ केशवानंदा भारती केस इट वाज एक्सेप्टेड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, 1976 से पहले जो प्रीएम्बल था वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं था। पहले इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था, लेकिन 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसे एक्सप्लेन किया गया। एक जो केस था केशवानंदा भारती, उस केस के दौरान ये एक्सेप्ट किया गया कि जो प्रीएम्बल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। उससे पहले जो प्रीएम्बल था वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। एज ऑफ नाउ द प्रीएम्बल इज ओनली अमेंडेड वंस थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। जी हाँ, और जो प्रीएम्बल है वो सिर्फ एक बार ही उसको बदलाव उसमें किए गए हैं, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान किए गए थे। द टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर एडिड टू द प्रीएम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। जी हाँ, और जो टर्म इसमें ऐड की गई थी सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडिड बीन सोवेरियन एंड डेमोक्रेटिक। जी हाँ, जो सोशल एंड सेकुलर है ये ऐड की गई थी। इनके बीच में जो एडिशन हुआ वो हुआ सोवेरियन एंड डेमोक्रेटिक का। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज चेंज टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जी हाँ, जो यूनिटी ऑफ द नेशन जो इसमें पॉइंट बताया गया था उसको चेंज करके बनाया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। जी हाँ, ये कुछ पॉइंट्स थे जो अमेंडमेंट के बाद प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो टॉपिक है हमारा फिलहाल, ये है सिटीजनशिप के बारे में। जी हाँ, सिटीजनशिप क्या होती है। सिटीजनशिप कैन बी डिफाइंड एज रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ स्टेट टू विच he or she owns loyalty and is thus protected by the law। जी हाँ, सिटीजनशिप क्या होता है। नागरिकता हम जैसे हिंदी में बोलते हैं, सिटीजनशिप का मतलब है कि कोई भारतीय है जो कि भारत के अंदर पैदा हुआ है, भारत के अंदर पला बड़ा है,
वो भारत का सिटीज़न कहलाएगा। जी हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब भारत के अंदर पैदा हुए हो, अब भारत में ही आप पले बड़े हुए हो, तो जन्मसिद्ध से आपका अधिकार है कि आप भारतीय ही हो, अब भारत के सिटीज़न हो, आपको भारत की नागरिकता मिली हुई है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है सिटीजन आर फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड आर बाउंड बाय इट्स लॉज। जी हाँ, जो सिटीजन्स हैं वो फुल मेंबर हैं इंडियन स्टेट के, इंडियन कंट्री के, और जो कि बाउंड किए गए हैं कुछ लॉज के द्वारा। जी हाँ, उन्हें कुछ लॉज, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, वो उन्हें माननी पड़ेगी। दे आर फ्री टू एक्सरसाइज देयर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जी हाँ, और जो सिटीजन्स हैं वो फ्री हैं, जो उनके सिविल राइट्स हैं, जो उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके लिए उनको राइट्स दिए गए हैं, उनके ऊपर कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं बनाया गया है। द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 5 to 11। जी हाँ, जो सिटीजनशिप है इसे एक्सप्लेन किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, हमारे जो आर्टिकल है 5 से 11 के अंदर इसे एक्सप्लेन भी किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो हमारा पॉइंट है वो है सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5 to 11। जी हाँ, सो सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 5 के बारे में। तो आर्टिकल 5 के अंदर क्या बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो सिटीजनशिप वॉज ग्रांटेड टू ऑल पर्सन हु वर बोर्न एंड रेज्ड इन इंडिया। जी हाँ, जो सिटीजनशिप है वो उन सभी पीपल के लिए, उन सभी पर्सन के लिए ग्रांट की गई हैं जो कि भारत के अंदर पैदा हुए हैं, भारत के अंदर ही पले बड़े हैं। इवन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इवन पीपल हु वर डोमिसाइल्ड इन इंडिया बट नॉट बोर्न देयर। जी हाँ, और वो व्यक्ति भी जो कि यहाँ पर पैदा नहीं हुए हैं लेकिन यहाँ पर रह रहे हैं, येट हैड वन ऑफ देयर पेरेंट्स बोर्न देयर वर कंसीडर्ड सिटीजन। अगर उनका यहाँ, उनके माता पिता यहाँ पर रह रहे हैं या यहाँ पर पैदा हुए हैं तो वो भारत के सिटीजन्स कहलाएंगे। सो नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है एनीवन हु हैड लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट फॉर मोर देन 5 years वॉज ऑल्सो एलिजिबल टू सीक सिटीजनशिप। जी हाँ, अगर कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ये एक एग्जांपल है कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर आप 5 साल रह रहे हो कंटिन्यूसली, तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पर सिटीजनशिप मिल जाती है जो कि PR कहलाती है। एंड आर्टिकल 6, जी हाँ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा आर्टिकल 6 है वो क्या कहता है, इट ग्रांटेड सिटीजनशिप राइट टू सर्टेन पाकिस्तान माइग्रेंट टू इंडिया। जी हाँ, जो जब बंटवारा हुआ था हमारे देश का, तब जो पाकिस्तान से जो माइग्रेंट आए थे, जो कुछ पाकिस्तानी जो इंडिया के अंदर जब आए थे, जब बंटवारा हुआ था, तो उनको भी सिटीजनशिप दी गई थी, उनको भी सिटीजनशिप का राइट दिया गया था कि आप भारत के अंदर आए हैं तो आप यहीं पर रहिए, आप भारत के नागरिक बनकर यहीं पर रह सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है ये है बिकॉज ऑफ पार्टीशन एंड माइग्रेशन प्रियर टू इंडिपेंडेंस। आर्टिकल 6 stated that anyone who migrated to India prior to July 1949 automatically became an Indian citizen if one of his parents or ancestor was born in India। जी हाँ, जो कि आर्टिकल 6 में जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये है जो कि पार्टीशन के बाद की जो बात है कि 19 जुलाई 1949 के बाद जब पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जो कि कुछ पार्टीशन इधर इंडिया के अंदर आए थे रहने के लिए, और जिनके एंसेस्टर्स, जिनके माता पिता, जिनके दादा परदादा इंडिया के अंदर ऑलरेडी थे, तो वो भी यहाँ के सिटीजन कहलाएंगे। जी हाँ, वो ऑटोमेटिकली यहाँ के सिटीजन कहलाएंगे, उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। Those who arrived in India after this date on the other hand had to register। जी हाँ, जो कि 19 जुलाई 1949 के बाद जो भी व्यक्ति भारत के अंदर प्रवेश किया जिसने भी, तो वो ऑलरेडी रजिस्टर हो गया है कि आपको भारत की नागरिकता मिल चुकी है, आप भारत के अंदर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, आप यहाँ पर रह सकते हैं, अपना काम धंधा आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल 7 के बारे में। तो आर्टिकल 7 इसके अंदर क्या कहता है, इट प्रोवाइडेड सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान विद द राइट टू सिटीजनशिप। जी हाँ जी, ये
एक राइट देता है जो कि माइग्रेंट से जो पाकिस्तान से आए थे उन्हें सिटीजनशिप का, कि वो नागरिकता हासिल कर सकते हैं भारत के अंदर। Those who migrated to Pakistan after March 1, 1947 and later returned on resettlement permits were included in the citizenship net। जी हाँ, और जो माइग्रेंट थे जो मार्च 1, 1947 के बाद जो रीसेटलमेंट के बाद वापस आए थे, वो भी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड कर दिए गए थे सिटीजनशिप के अंदर, नागरिकता कानून के अंदर। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द लॉ वाज मोर सिंपैथेटिक टू दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड वर रेफर्ड टू एज रिफ्यूजी देन टू दोज हु वर स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान और वेंट देयर बट डिसाइडेड टू रिटर्न सून। जी हाँ, द लॉ वाज मोर सिंपैथेटिक, जो कि पाकिस्तानी भारत के अंदर माइग्रेटेड हुए थे और जिन्होंने रेफ्यूज़ कर दिया था वापस जाने के लिए, एंड उसके बाद जो कि पाकिस्तानी वापस जाना चाहते थे अपने देश के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, तो उन्हें को रेफ्यूज़ कर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि आप अभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते, आपको भारत की जो है नागरिकता है वो मिल चुकी है, सो आप अभी यहीं पर रहिए। एंड अगर हम बात करें आर्टिकल 8 के बारे में, सो आर्टिकल 8 यहाँ पर क्या कहता है, प्रोवाइडेड सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया विद द राइट टू सिटीजनशिप। जी हाँ, जो कि इंडिया के बाहर जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल के नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हम अगर माने कि वो इंडिया के बाहर रहते हैं, वो इंडिया के बाहर अपना काम वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उनको सिटीजनशिप यहाँ की भी मिली गई है, वो यहाँ के भी परमानेंट नागरिकता उन्हें यहाँ की मिलेगी, क्योंकि वो यहाँ पर ही बोर्न हुए हैं, यहाँ पर ही पले बड़े हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं बाहर के देश में, लेकिन वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया हु वाज बोर्न इन इंडिया। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति जो कि इंडिया के बाहर काम कर रहा है लेकिन इंडिया के अंदर पैदा हुआ है, और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कुड रजिस्टर एज एन इंडियन सिटीजन विद द इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति है जो कि इंडिया के अंदर पैदा हुआ है लेकिन वो बाहर काम कर रहा है, और जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो ऑलरेडी यहाँ के सिटीज़न हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया गया है उनको कि भारत के वो सिटीजन्स हैं। आर्टिकल 9 यहाँ पर क्या कहता है अभी फ़िलहाल, आर्टिकल 9 स्टेट दैट्स इफ़ अ पर्सन वॉलंटरीली obtains द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट ही और शी विल नो लॉन्गर बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो आर्टिकल 9 है, जो चेंजेस हैं किए गए हैं फ़िलहाल, आर्टिकल 9 स्टेट इफ़ अ पर्सन, जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति, कोई भारतीय व्यक्ति फ़ॉरेन के अंदर सिटीजनशिप अगर उसे मिलती है फ़ॉरेन के अंदर, तो जो इंडियन की जो सिटीजनशिप है ना, वो उसकी कैंसिल हो सकती है। ये अभी आर्टिकल 9 के अंदर बताया गया है। एंड हम बात करें आर्टिकल 10 स्टेट्स दैट एनी पर्सन हु इज़ or is deemed to be a citizen of India under any of the preceding provision of this part of shall continue to such a citizen but to the provision of any law made by parliament। जी हाँ, जो आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10 क्या कहता है फ़िलहाल कि अगर कोई पर्सन है वो भारत का रहने वाला है, लेकिन वो भारत की जो सिटीजनशिप है अगर वो कंटिन्यू ना करना चाहे, तो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट ने इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर। नेक्स्ट वन इज़ आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या कहता है, इट गिव्स पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू मेक एनी प्रोविजन रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। जी हाँ, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो कोई प्रोविज़न इसके रिगार्डिंग अगर लेके आए तो लेकर आया जा सकता है, एज वेल एज ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू इट। जी हाँ, अगर कोई फर्दर चेंजेस पार्लियामेंट चाहता है कि इसके अंदर लाया जाए, तो आर्टिकल 11 कहता है कि हाँ, आपके पास छूट है, आप अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी के बारे में।
जी हाँ, राइट टू इक्वालिटी होता क्या है? समानता का अधिकार। जी हाँ, हम सब एक हैं। जी हाँ, ये डिस्कस किया गया है आर्टिकल 14 के अंदर, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। द राइट टू इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ लीगल डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, फेस, religion, sex and place of birth and ensure equal rights to all citizen। जी हाँ, जो राइट ऑफ इक्वालिटी है उसका मतलब क्या है? क्या मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी के कास्ट के बारे में, किसी के कलर के बारे में, किसी के रिलीजन के बारे में, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, कि मतलब इससे क्या, इसका मतलब यही है कि हम सब एक हैं, हमारे बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जातिवाद को लेकर, कास्ट को लेकर, कलर को लेकर, फेस को लेकर, जेंडर इक्वालिटी को लेकर। सो दिस वन इज डिफाइन इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इट इज़ कंसिडर्ड बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, इसमें जो बेसिक फीचर जो कंसिडर किए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, द राइट टू इक्वालिटी इज़ बोथ अ पॉजिटिव इक्वालिटी एज वेल एज अ नेगेटिव इक्वालिटी। जी हाँ, जो राइट टू इक्वालिटी है ये एक पॉजिटिव, इसका हम बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव वे भी है और एक नेगेटिव वे भी इसके अंदर है। नेक्स्ट जो पॉइंट की अगर हम बात करें, ये है आर्टिकल 14 ट्राइज टू अचीव इक्वालिटी ऑफ स्टेटस फॉर ऑल द पीपल। जी हाँ, जो आर्टिकल 14 है इसका मतलब क्या है कि ये अचीव करना सभी जितने भी पीपल है जो इंडिया के अंदर रहते हैं कि हम सब एक हैं, उनका जो इक्वालिटी स्टेटस है वो समान है लॉ के दायरे में। जी हाँ, लॉ के सामने सभी एक हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। इट एम्स एट एस्टेब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। जी हाँ, आर्टिकल 14 का क्या एम है? आर्टिकल 14 का यही एम है कि जो इक्वालिटी है वो स्टेबल रहे इंडिया के अंदर। दिस गारंटी अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन्स। जी हाँ, और जो ये गारंटी दी गई है जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको भी, और जो नॉन सिटीज़न है जो कि बाहर से घूमने के लिए आते हैं उनको भी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट अप्लाइज टू ऑल पर्सन नेचुरल एज वेल एज ज्यूरिस्टिक। जी हाँ, और ये सब भी पर्सन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, नेचुरली अप्लाई किया जाता है और ज्यूरिस्टिक भी अप्लाई किया जाता है। सो अभी जो हमारा पॉइंट है ये है फ्रीडम के बारे में। जी हाँ, आज़ादी के बारे में अंडर आर्टिकल 19 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें व्हाट इज़ द राइट ऑफ फ्रीडम। जी हाँ, फ्रीडम क्या होती है? द राइट टू फ्रीडम गारंटीज सिटीजन अमंग अदर थिंग्स द फ्रीडम टू लिव इन डिग्निटी। दे आर रेगुलेटेड इन आर्टिकल 19, 20, 21A एंड 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, आज़ादी का अधिकार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को है। उसके पास ये फ्रीडम है कि वो कहीं भी जा सकता है बिना किसी के रोक टोक के, बिना किसी के दबाव के, वो कहीं भी आ जा सकता है। और जो इसे एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 एंड 22 के अंदर, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उन सब के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है आर्टिकल 19 गारंटीड 6 फ्रीडम। जी हाँ, जो आर्टिकल 19 है उसने 6 जो फ्रीडम्स दी गई हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, जो भारत के नागरिक हैं, भारत के सिटीजन हैं, उनको 6 फ्रीडम दी गई हैं यहाँ पर। द गवर्नमेंट गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर ऑल पीपल इन इंडिया। जी हाँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने आज़ादी दी है सभी इंडिया के रहने वाले लोगों को कि आपको ये आज़ादी है, आप बोल सकते हो, आप किसी के बारे में भी बोल सकते हैं, आपको खुली छूट है, आपको जो भी बोलना है, आप अपने व्यूज़ आपको अब सामने रखने हैं तो आप उन मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं। द स्टेट कैन रेस्ट्रिक्ट फ्री स्पीच इन द नेम ऑफ इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। जी हाँ, लेकिन जो स्टेट है, जो कंट्री है, भारत एक कॉन्स्टिट्यूएंट देश है, पूरा फ्री देश है कि मतलब भारत किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं करता है। इंडिया जो है वो फ्रीली काम करता है, फ्रीली अपने डिसीजन देता है। सो अभी इसके अंदर क्या बोला गया है कि आप
आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी, आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा कि आप जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके बारे में अगर कुछ बोलोगे कि मतलब उनके कोई मुद्दे हैं, अगर आप उनके मुद्दों की भी बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती या दबाव नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। जी हाँ, ये जो पॉइंट है, द गवर्नमेंट गारंटीज द फ्रीडम ऑफ एवरीवन टू असेंबल पीसफुल विदाउट वेपन्स। जी हाँ, जो गवर्नमेंट है वो सबको आज़ादी देती है कि आप आराम से रहें, पीसफुल रहें, कोई विवाद ना हो और बिना किसी वेपन के, आप बिना किसी खून खराबे के इजीली आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। सो नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट दिया गया है वो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस, कोऑपरेटिव्स। जी हाँ, here the state can also impose sanction on integrity, security, friendly relation with foreign countries, public order, slander and crimes in the country. This law gives worker a right to form trade unions which is a fundamental right. जी हाँ, आपको ये फ्रीडम दी गई है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। आपके साथ कुछ गलत हो, आप जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, जिस भी अथॉरिटी, जिस भी कंपनी ने आपके साथ गलत किया है, आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। यह आपके पास एक अधिकार है, ये आपका मूल रूप से आपका अधिकार है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट दिया गया है वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में। जी हाँ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या होता है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इंडियन सिटीज़न कैन वॉक फ्रीली इन इंडिया। जी हाँ, जो भारत के जो नागरिक हैं वो इंडिया में फ्रीली वॉक कर सकते हैं। दिस राइट कैन ऑल्सो बी लिमिटेड टू प्रोटेक्ट सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और प्रपोज ट्राइबल इंटरेस्ट। जी हाँ, जो ये राइट है, ये राइट जो लिमिटेड टू प्रोटेक्ट सिक्योरिटी, जी हाँ, जो ये राइट गिवन है कि आप कहीं भी दिन हो रात हो, आप इंडिया के अंदर आप इजीली घूम सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार के कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका जहाँ मन हो आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हाउसिंग फ्रीडम के बारे में। तो हाउसिंग फ्रीडम जो हमारा जो आर्टिकल है इसके अंदर गिवन है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया हैव द राइट टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। जी हाँ, जो इंडिया के जो सिटीज़न हैं उनका जहाँ भी मन करे वो वहाँ पर अपना घर बनाकर रह सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज टू प्रोटेक्ट सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और इंटरेस्ट ऑफ द प्रपोज ट्राइब। जी हाँ, और इसके ऊपर किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगाए जाएंगे। अगर आप लीगल वे में कहीं पर रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो। नेक्स्ट जो हम इसमें पॉइंट गिवन है वो है फ्रीडम ऑफ वर्क के बारे में। सो ऑल सिटीजन आर एंटिल्ड टू एम्प्लॉयमेंट, continuing trade regardless of whether the trade work is illegal or immoral। जी हाँ, भारत आपको आज़ादी देता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका राइट है कि आपको आज़ादी मिलती है, आप काम कर सकते हो, आप रोज़गार के लिए काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं और इसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध आपके खिलाफ नहीं लगेंगे। आप अगर वर्क करना चाहते हैं किसी कंपनी के अंडर या फिर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। जी हाँ, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हम अभी पढ़ रहे हैं तो इसमें जो पॉइंट है फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या होता है। इन इंडिया फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लाइड फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्पीच। जी हाँ, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो कि प्रेस को जो फ्रीडम दी गई है वो बोलने के लिए दी गई है। अगर देश के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो कि गलत हो रही है वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, मतलब सच्चाई को दिखा सकता है। प्रेस के पास ये पावर है कि वो सच्चाई को दबाए नहीं बल्कि उसे दिखाए पब्लिक को कि देश के अंदर ऐसा हो रहा है। अंडर आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19(1) सेज that all citizens shall have the right to freedom of speech and expression। जी हाँ, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंडर जो इसमें आर्टिकल गिवन है 19(1)(a, इसमें क्या बोला गया है कि जो भारत के नागरिक हैं, जो प्रेस अथॉरिटीज़ है, उनके पास ये राइट है कि वो बोल सकते हैं, वो अपने जो उनके
भाव हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो कुछ गलत अगर हो रहा है देश के अंदर वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। सो ये जो प्रेस है ये प्रेस का मोटिव है। सेकंड जो इसमें पॉइंट गिवन है, व्हेन वी से ए कंट्री हैज़ अ प्रेस, फ्री प्रेस, अगर हम बोले कि जो हमारी कंट्री है वो एक फ्री प्रेस है, we mean that its news outlets and other publication, even individual citizen have the right to communicate information without influence or fear to retribution from the state or other powerful entities or individual। जी हाँ, जो कि हमारी जो मीडिया है वो एक फ्री मीडिया है। जी हाँ, हमारी मीडिया के ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो जो भी सच्चाई है वो पब्लिक को दिखाती है। ये जो प्रेस है, प्रेस का ये मोटिव होता है कि देश के अंदर गलत हो रहा है या सही हो रहा है आपको वही दिखाना है, आप सच को छिपा नहीं सकते। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है राइट टू एजुकेशन के बारे में। सो द कॉन्स्टिट्यूशन 1816 अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो 86 जो हमारा अमेंडमेंट था एक्ट 2002 को लेकर हमारे इंडियन आर्टिकल 21A में जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, वो क्या कहता है, वो कहता है कि सभी को जो कि बच्चे हैं 16 से लेकर 14 साल के, उनका जो एजुकेशन है अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाए। ये कंपलसरी है कि अगर कोई माता पिता फीस नहीं पे कर पाते तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010 एंड मेड इंडिया वन ऑफ द 135 कंट्रीज टू हैव मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चाइल्ड। जी हाँ, जो ये एक्ट था, ये एक्ट 1 अप्रैल 2010 को जो इंडिया में मतलब इंडिया और 135 जो कंट्रीज़ अलग कंट्रीज़ थी उन सब ने इसको अडोप्ट किया कि भाई जो राइट्स है एजुकेशन का वो प्रत्येक बच्चे को है। सो जो कि 135 कंट्रीज़ थे, इंडिया के अलावा जो 135 कंट्रीज़ थे उन सभी ने इस चीज़ को अडोप्ट किया। Educational challenges have been prevalent at both the center and state for many years in India। जी हाँ, जो एजुकेशनल चैलेंजेस हैं जो हमारे भारत के स्कूलों में जो एजुकेशन को लेकर हर दिन हम देखते हैं टीवीज़ के अंदर के नए नए मुद्दे आते रहते हैं, तो ये एजुकेशन का जो चैलेंज है ये इंडिया के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो इतनी सक्षम आज भी मैं कहूँगा कि नहीं है कि वो सभी बच्चों को वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी हालत आप देख ही सकते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है। सो ये था हमारा राइट टू एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट वन इज़ जो हमारा ये पॉइंट है ये है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम यहाँ पे बात करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट। जी हाँ, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी इनको इन्वॉल्व कब किया गया? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था तब इसके अंदर जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, जो प्रत्येक व्यक्ति के जो ड्यूटीज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व की गई थी। के मतलब गवर्नमेंट ने ये बोला कि आपके राइट्स तो बहुत सारे हैं, आपके एजुकेशन का राइट है, आपका राइट ऑफ स्पीच है, तो इसी प्रकार आपकी कुछ ड्यूटी भी बनती हैं, आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है देश के लिए। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता है कि आपको ये करना ज़रूरी है। जी हाँ, अगर मर्ज़ी है आपकी ये कार्य करने के लिए, आप इच्छुक हैं, आपकी मर्ज़ी है तो आप ये कर सकते हैं, वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इसके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल भी नहीं करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 1976 ए कमेटी वो सेटअप नेम्ड सवर्ण सिंह मेहता कमेटी। जी हाँ, 1976 जब ये एक इमरजेंसी का पीरियड था, इंडिया के अंदर इमरजेंसी थी इस टाइम पे, तो एक कमेटी का गठन किया गया था, वो थी सवर्ण सिंह मेहता कमेटी टू गिव रिकमेंडेशन ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। इट इज़ द पीरियड व्हेन इंटरनल इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड इन इंडिया। जी हाँ,
ये एक ऐसा पीरियड था जब जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंडिया के अंदर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर सिग्निफिकेंट एंड होल्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ सेड दैट वेयर देर इज़ ए राइट देर इज़ ए ड्यूटी ऑल्सो। जी हाँ, फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, इसका एक जो इम्पोर्टेंट पहलू क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि इसमें यही गिवन है कि अगर आपके कुछ राइट हैं तो उसी के रिगार्डिंग आपकी क्यों कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं अपने देश के प्रति। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हेल्प्स टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड अचीव द करेक्ट बैलेंस बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। जी हाँ, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी इनको लाया गया तो एक जो बैलेंस था वो बैलेंस बन गया कि मतलब जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ सिटीजन्स को गिवन दी गई हैं वो एक मूल रूप से जो राइट्स जो सिटीजन्स है, जो नागरिक है, भारत के जो नागरिक हैं, उन्हें यहाँ पर जो राइट्स दिए गए हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी कुछ मोरल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए अपने देश के लिए। सो ये जो हमारा पॉइंट था ये बेसिकली था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। सो गाइज, ये थी हमारा आज का वीडियो, आज का हमारा टॉपिक। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर लिखिएगा, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेरीज़ है नीचे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ अभी, तो मिलते हैं आपसे हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।